हिंदुस्तान जो है वो हिंदू से है, हिंदू हिंदुस्तान से है। हिंदुस्तान कोई हमारी तरह एक जो है, हम मुसलमान हैं, हमारी तरह जो हमारा ईमान और हमारा अकीदा है हमने बारो किया हुआ है, वो दूसरी कौम से आया, अरबों का हमने अपनाया हुआ है। ठीक है, हिंदुओं का जो मजहब है, हिंदू मत, वो उनका उनकी मिट्टी से है, उनकी तहजीब से है, उनकी तारीख से है, उनके कल्चर में है, उनकी साइकी में है, उनकी फिलॉसफी में है। हिंदुस्तान जो है वो कोई पराया कहीं बाहर से नहीं, इंपोर्टेड शुदा नहीं है वो ना। हिंदुस्तान की जो जमीन है, धरती जो है, उससे हिंदू और हिंदू से अलग थलग नहीं हो सकते। वो तारीख भी हिंदू है, वो तहजीब भी हिंदू है, वो कल्चर भी हिंदू है, वो फलसफा भी हिंदू है। ठीक है, उसके बावजूद उनका रवैया क्या रहा हमारे साथ कि 800 साल हमने हुक्मरानी करते हैं, फिर हम उनसे अलहदगी इख्तियार करते हैं और मुल्क की पार्टीशन करते हैं, और उसके बाद उनको यहां से निकालते हैं, फोर्स्ड, सब कुछ चीज चाहते हैं। सैकड़ों साल से नस्ल दर नस्ल लोग रहने वाले, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनकी जायदादें छीन ली गई, उनके स्कूल कॉलेज मोहल्ले शहर छीन लिए गए। ये कोई मजाक था? पार्टीशन जो थी, इससे ज़्यादा हेट्रेड, इससे ज़्यादा कम्युनलिज्म, नफरत फैलाने का और क्या सोर्स हो सकता है? इस सारी बैकग्राउंड में क्या हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो भंग पिए रहता, सोया रहता और मुसलमानों को लाडला बनाए रखता? ये कैसे हो सकता था? ये मुमकिन नहीं था। उस वक्त की जो इंडिया की लीडरशिप थी, तो उसने बहुत बड़ा ये ब्लंडर किया हुआ है हिस्टोरिकल। आप क्या समझते हैं उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें हिंदू स्टेट बनानी चाहिए थी मुसलमानों के मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में। भैया आप इस्लामी स्टेट बना रहे हैं, हम हिंदू स्टेट बना रहे हैं, क्योंकि आप होती कह रहे हैं हिंदू मुसलमान के साथ नहीं रह सकता, तो मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता। आप हिंदू के साथ नहीं रह सकते तो हम क्यों रहे भाई? इंडिया तो तरक्की कर रहा है पिछले 30 साल से, 20 साल से, और कहां से कहां जा रहा है। तो अगर इंडिया फनेटिक होता, इंडियन सोसाइटी और इंडियन स्टेट अगर फनेटिक होती, फंडामेंटलिस्ट होती, हिंदू होती, जिनको इन्वर्टेड कामा हिंदू जिसको हम सोचते हैं, एक एक्सट्रीम हिंदू, अगर वो होती तो इंडिया कभी इतनी तेजी के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट न करता आज जितना वो कर रहा है। इसलिए हमारा जो लेफ्ट और लिबरल है, मैं इसे समझाना चाहता हूं कि आपका ये जो कंसर्न है कि इंडिया हो, जब भी इन्हें इंडिया की डेवलपमेंट नजर नहीं आती। मैंने किसी लिबरल को, किसी लेफ्टिस्ट पाकिस्तानी को जो आज इंडिया ने तरक्की की और कर रहा है उसका जिक्र करते नहीं सुना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू नफरत और इंडिया दुश्मनी जो हमारी रगों में हमारे है पाकिस्तानी के अंदर, तो वो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, वो हिंदू नफरत तो असब वो जो बायस है वो नहीं जाता। इनफैक्ट फैक्ट ये है। सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी को जरा बांध लीजिए, अपने दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर हिंदू नेशनलिज्म को लेके बहुत ही ज्यादा लोग, जो लेफ्ट लिबरल तबका है, वो इन दिनों शोर डाल रहा है कि जैसे मानो इंडिया बिल्कुल डूब चुका है, इंडिया का बेड़ा गर्क हो गया है इस हिंदू नेशनलिज्म की राइज से। तो आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े लिबरल फोरम के अंदर एक डिस्कशन हुई कि राइजिंग हिंदू नेशनलिज्म इन इंडिया के ऊपर। तो मैंने सोचा कि इसी मौजू के ऊपर क्यों ना मैं आज एक तवील गुफ्तगू का आगाज करूं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से ऑथर अरशद महमूद साहब ने। आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है अरशद साहब। जी, बहुत शुक्रिया जी। अरशद साहब, मैं बहुत ही कम इस प्रोग्राम में बोलने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा वक्त आपको दिया जाए,
और आपका जो एक थॉट प्रोसेस है इस पूरे के पूरे नैरेटिव को लेके कि जो पाकिस्तान में चलाया जा रहा है कि जी इंडिया जो है वो अब माने कि खत्म ही हो गया है हिंदू नेशनलिज्म की वजह से, और न जाने हिंदुस्तान के अंदर ये कौन सी एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई है जिससे हम सबको खौफजदा होना चाहिए पाकिस्तान में। इन दिनों पाकिस्तान का लेफ्ट का जो तबका है, लिबरल तबका है, वो इसी के ऊपर ही बात कर रहा है। तो आप कैसे देखते हैं हिंदू नेशनलिज्म की राइज को हिंदुस्तान के अंदर? ओवर टू यू सर। जी ओके, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अरविंद साहब, देखें, हमें एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखना होगा जिसमें इंडिया के अंदर 47 से लेके आज तक की जो भी तब्दीलियां पॉलिटिकल आई हैं, तो मैं उसको, और हिंदू मुस्लिम जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है, तो उसका मैं ज़रा थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे के मैं सारी इस हिस्ट्री पे आऊँगा। आज जो है, आज जो कुछ इंडिया के अंदर एक मोदी साहब के नाम पे जो कुछ हो रहा है। जी अच्छा, बात ये है कि आप देखें कि इंडिया पर, इंडिया इसको हिंदुस्तान कहते हैं हम, ठीक है जी। इस हिंदुस्तान पर हमारा मुसलमानों का एक दावा है, या हिस्टोरिकल सच भी है, कि उस पे कोई 700-800 साल जो है मुसलमान इन्वेडर्स आए हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें अरब भी थे, तुर्क भी थे, पर्शियन भी थे, अफगान भी थे। तो ये सब लोग आए और इन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा करके, मुसलमानों ने, जो मुसलमान थे, इन्होंने करके कुछ 700-800 साल यहाँ पे हुक्मरानी की है, ठीक है जी। अब देखना ये है कि उस वक्त से लेके आज तक भी हिंदुस्तान में मुसलमान जो हैं वो एक माइनॉरिटी रहे हैं। मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान के जो असल ओरिजिनल बासी हैं, जो बशिंदे हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने अपने मजहब को इन 700-800 साल में उन्होंने खुद को कन्वर्ट नहीं होने दिया। लेकिन उन्होंने जितने भी ये सुल्तान आए और मुगल बादशाह हमारे आए, राजे महाराजे हुए मुसलमान, उनके साथ हिंदुओं ने पूरी कोऑपरेशन के साथ उनके साथ एक अपने आप को बनाए रखा, यानी कि उनकी हुक्मरानी को कबूल किए रखा उन्होंने अपना, और उन्हें हिंदुस्तान का हाकिम ही समझते रहे, ठीक है। ये 700-800 साल का प्रोसेस है कि एक मुस्लिम अकलियत, मिनॉरिटी जो है, वो 700-800 साल हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करती है, और हिंदुस्तान का जो अपने लोग हैं, जो उसके असली बशिंदे हैं, और वो करोड़ों में हैं, वो उसको अपना हाकिम कबूल किए चले जाते हैं, और ये 700-800 साल गुजर जाता है। एक तो बात आप ये रखें कि हिंदुओं ने मुसलमानों की 700-800 साल की गुलामी, वो देखें, वो बादशाहतें जो थी वो कोई डेमोक्रेटिक बादशाहतें तो नहीं थी, वहां को पार्लियामेंटेरियन सिस्टम तो नहीं था, कोई ह्यूमन राइट्स तो नहीं होते थे। तो इवन देन हिंदुओं ने मुसलमानों के उस आमराना, जाबराना और जो था एक हाकमाना जो उनकी हुक्मरानी थी, उसको कबूल किए रखा, उसे अपनाए रखा, और खुद एज ए सेकेंडरी सिटीजन के तौर पे उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा, ठीक है। तो बात यह है कि अब हम आ जाते हैं अपना 1857 की जो जंग आज़ादी थी, जो रिवोल्ट था, मैं वहां पे आ जाता हूं। ठीक है। अब वहां पे देखते हैं कि हिंदू 1857 के उस रिवोल्ट में, जिसे जंग आज़ादी भी कहती हैं, उसमें हिंदुस्तान जो हिंदू हैं, वो मुसलमान, वो फिर इकट्ठे हमें नजर आते हैं, यूनाइटेड नजर आते हैं। और हिंदू जो है वो फिर मुसलमान जो बादशाह, जो एक लंगड़ा लूला इंतहाई कमजोर बादशाह था, जो सिर्फ किले के अंदर बंद था, हिंदू जो है उसे, उस मुसलमान बादशाह को, उसको फिर अपना हिंदुस्तान का बादशाह कबूल करके जंग आजादी शुरू कर देते हैं।
ये कितनी बड़ी बात है हिंदुओं की तरफ से कि ये 1857 में भी उन्होंने मुसलमानों की हाकमियत को फिर एक दफा फिर कबूल कर लिया। ठीक है, अब हम फिर और आगे आते हैं। अब हम आ जाते हैं पार्टीशन के वक्त 1947 में, पाकिस्तान मूवमेंट जिसको कहते हैं, वहां पे आ जाते हैं। अब होता ये है कि अंग्रेज जाने लगा है, दुनिया के हालात बदल गए हैं, दुनिया एक 20वीं सदी की एक नई तरह की दुनिया जो है, बिल्कुल जो नॉन फ्यूडल है, यहाँ पे मोनार्कीज नहीं है, और यहाँ कॉलोनियलिज्म भी दुनिया से अब खत्म होने वाला है। वहां पे एक हम आ जाते हैं। वहां क्या होता है, अचानक ही 800 साल की हुक्मरानी करते हैं हम मुसलमान हिंदुओं के ऊपर, और जब एक नए दुनिया के नए सेटअप के अंदर, एक नए रूल ऑफ लॉ के अंदर, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर, जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो उस वक्त था वो जब आजाद होने लगता है कॉलोनियलिज्म से, तो हम मुसलमान ये कह देते हैं कि दो कौमी नजरिया ले आते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं, हिंदू मुसलमान तो इकट्ठे रह ही नहीं सकते, हमारी तो उनके साथ कोई चीज ही नहीं मिलती। अब हिंदुओं के लिए एक इंतहाई हैरान कुन बात कि जनाबे माना आप 800 साल से हिंदुस्तान में है और हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं मजे से। 800 साल के मजे लेने के बाद अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक इक्वल बेसिस पे अब एक सिस्टम पॉलिटिकल आने लगा है, तो आप ने फरार हासिल कर लिया है, भाई हम तो चलते हैं। ठीक है, अब देखें ये एक हिंदू जो मेजॉरिटी है, जो हिंदुस्तानी है, हिंदू जो है, उसके लिए कितना बड़ा शॉक हुआ होगा, कितना बड़ा सदमा उसे हुआ होगा कि यार जिनको हमने 800 साल जिनकी हुक्मरानी कबूल किए रखी है, इनकी गुलामी कबूल किए रखी है, इन अदर वर्ड्स, अब जब इकट्ठे रहने का वक्त आया है, खुद से एक दूसरे के साथ इंटेग्रेट होने का वक्त आया है, तो ये उठ के भाग चले हैं। क्या उनको कोई दुख, कोई सदमा नहीं होना था? बिल्कुल होना था जनाब। होता ये है, एक तो ये उन्होंने हिंदू का मुसलमानों को एक बिट्रे करने का सेंस उनके अंदर पैदा, यार ये तो बिट्रेयल है अपने वतन, अपनी मिट्टी के साथ। इसका मतलब है ये इन्होंने कभी इसको अपना वतन माना ही नहीं है। हिंदू ने ये सोचा। फिर उसके बाद एक और हिंदू को दुख हुआ कि यार धरती में, वो तो धरती माँ कहते हैं इसको, हिंदुस्तान को या अपने वतन को, मिट्टी को। उन्हें एक और दुख हुआ कि यार ये हिंदुस्तान को भी तकसीम कर रहे हैं, ये अपने वतन को, हमारे वतन को ये दो टुकड़े करने चले जा रहे हैं। ये एक अनदर एक दुख था उनके लिए। फिर बात यही नहीं खत्म होती, हम जो हैं फिर यहां पे उस पार्टीशन के लिए इंसानी हिस्ट्री के जालमाना तरीन फसादात कराए गए, कम्युनल फसादात होती, जिसमें 1 करोड़ लोगों की फोर्स्ड माइग्रेशन हुई, 10 मिलियन की, और 1 मिलियन लोगों का कत्ले आम हुआ। ऐसा ही है। कहां से शुरू हुआ? जहां अब पाकिस्तान है। ठीक है, और कैसे शुरू हुआ इसका भी आपको पता है। हमारे जना साहब ने पहले कलकत्ते में फसादात करवाए, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन के नाम पे। फिर वही फसादात ट्रैवल करके इधर पंजाब में आते हैं। यहां पे हमारे कायद आजम साहब मौलवियों को खत लिखते हैं, पंजाब के तमाम जो मौलवी थे, उलमा दीन उनको कह लें, ये हमारे मज़ारों के जो पीर थे, बड़े बड़े पीर उस जमाने में होते थे, फ्यूडलिज्म था आज से 75 साल पहले, तो वो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे, तो जो गद्दियों के पीर थे, तो उनको खत लिखे कि पंजाब में पाकिस्तान मूवमेंट चलाई जाए, लोगों को उभारो,
कि हम मुसलमानों के लिए एक अलग वतन, एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं जो इस्लाम के नाम पर होगी, जो इस्लाम के लिए होगी, ये करो। अब उन पीरों ने, उन मौलवियों ने जलसे जुलूस करने शुरू कर दिए। क्या जलसे जुलूस किए? उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप मुस्लिम लीग को वोट नहीं देंगे तो आपके निकाह टूट जाएंगे, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। और ये इस्लाम को खतरे में डालने का इवन हमारे जो हैं अपना डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब वो लिखती हैं कि कायद आज़म ने ये तक कह दिया था हिंदुस्तान के बारे में कि अगर पाकिस्तान नहीं बनता, यूनाइटेड इंडिया रहता है, तो हिंदुस्तान से मुसलमान और इस्लाम खत्म हो जाएगा। कितनी बड़ी प्रवोक किया गया, कितनी इंतहा पसंदाना ये स्टेटमेंट है कि हिंदुस्तान से इस्लाम और मुसलमान ही खत्म हो जाएगा अगर पाकिस्तान ना बना तो। इससे ज्यादा हेट्रेड, इससे ज्यादा कम्युनलिज्म, नफरत फैलाने का और क्या सोर्स हो सकता है? तो होता यह है कि फसादात होते हैं, ठीक है, आपको पता है जो कुछ पंजाब में जो कुछ हुआ। यहां से पहले फसादात शुरू हुए, हमने हिंदुओं सिखों के घेराव किए, उनको 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 आग लगाई, उनके मोहल्लों को, बस्तियों को, ठीक है। और उसके रद्देअमल में जब ईस्ट पंजाब जो था, वहां से जो मुसलमानों की लाशें बड़ी ट्रेनें आई, वो रिएक्शन में आई थी। जब वहां पे खबरें पहुंची कि यहां पे हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम हो रहा है, अब देखिए वो पुराना जमाना नहीं रहा, ठीक है, कि हमें ये ऑफिशियल नरेटिव हम पाकिस्तानियों को ये रटाया गया, पढ़ाया गया टेक्स्ट बुक्स में, हमारे हमारे अखबारात के जरिए, आर्टिकल्स के जरिए। अब इसमें जो है, इस पे रिसर्च बेस्ड किताबें छप चुकी हैं। अब ये चीजें छुपी हुई नहीं रह गई ना, अब इस हाली नरेटिव नहीं चलेंगे, ग्राउंड रियलिटीज अब चलेंगी, ठीक है। चले हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये बहरहाल दो तरफा हुआ, वो मार्केट आई तो जाहिर है फिर दो तरफा हुई। ये अब हाँ, तो वो दो तरफा हुई, उसमें तो कोई शक नहीं है। अब देखिए कि वो ये जो उसी वो जो चीज थी, हमने देखना यह है कि उसमें एक ला इंतहा किस्म की हेट्रेड दोनों तरफ से, मुसलमानों की हिंदुओं सिखों के बारे में हुई और उनकी मुसलमानों के बारे में हुई। हेट्रेड और दुश्मनी, हेट्रेड सिर्फ हेट्रेड थी तो नहीं रहती, वो दुश्मनी में, और चूंकि इधर स्टेट बन रही थी, एक स्टेट थी, तो वो फिर एक स्टेट लेवल पे भी एक दुश्मनी का एक प्रोसेस एक शुरू हुआ। अब बात ये है, जो मैं कहना ये चाहता हूं, जो मेरा आज का थीसिस ये है, इस सारी बैकग्राउंड में क्या हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो भंग पिए रहता, सोया रहता और मुसलमानों को लाडला बनाए रखता? ये कैसे हो सकता था? ये मुमकिन नहीं था। हिंदुस्तान जो है वो हिंदू से है, हिंदू हिंदुस्तान से है। हिंदुस्तान कोई हमारी तरह एक जो है, हम मुसलमान हैं, हमारी तरह जो हमारा ईमान और हमारा अकीदा है हमने बारो किया हुआ है, वो दूसरी कौम से आया, अरबों का हमने अपनाया हुआ है, ठीक है। हिंदुओं का जो मजहब है, हिंदू मत, वो उनका उनकी मिट्टी से है, उनकी तहजीब से है, उनकी तारीख से है, उनके कल्चर में है, उनकी साइकी में है, उनकी फिलॉसफी में है। हिंदुस्तान जो है वो कोई पराया कहीं बाहर से नहीं, इंपोर्टेड शुदा नहीं है वो ना। हिंदुस्तान की जो जमीन है, धरती जो है, उससे हिंदू और हिंदू से अलग थलग नहीं हो सकते। वो तारीख भी हिंदू है, वो तहजीब भी हिंदू है, वो कल्चर भी हिंदू है, वो फलसफा भी हिंदू है, ठीक है। उसके बावजूद उनका रवैया क्या रहा हमारे साथ कि 800 साल हमने हुक्मरानी करते हैं, फिर हम उनसे अलहदगी इख्तियार करते हैं और मुल्क को
मुल्क की पार्टीशन करते हैं और उसके बाद उनको यहां से निकालते हैं, फोर्स्ड, सब कुछ छीन चाहते हैं। सैकड़ों साल से नस्ल दर नस्ल लोग रहने वाले, उनकी जमीनें छीन ली गई, उनकी जायदादें छीन ली गई, उनके स्कूल कॉलेज मोहल्ले शहर छीन लिए गए। ये कोई मजाक था पार्टीशन जो थी? तो ये सब कुछ हुआ। लिहाजा हिंदुओं के नजदीक उनका, उनके अंदर हिंदू नेशनलिज्म का शऊर आना, हिंदुस्तान की ओनरशिप का शऊर आना लाजमी था। बेशक। अब फिर आगे चलते हैं, पार्टीशन हो जाती है, पाकिस्तान एक इस्लामिस्ट मुल्क बन जाता है, इस्लामिक स्टेट बन जाती है, डिक्लेयर्ड स्टेट, इस्लामिक स्टेट जो डिक्लेयर थी। ये कह के बनी थी कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, और दूसरा ये कह के बनी कि ये तो हम तो इस्लाम का किला बनाने जा रहे हैं, फोर्ट्रेस ऑफ इस्लाम, यानी कि हम इस्लाम के लिए मरेंगे भी, इस्लाम के लिए जिएंगे भी, इस्लाम के लिए मर भी सकते हैं, इस्लाम के लिए हम किसी को मार भी सकते हैं। इस पर पाकिस्तान बन जाता है। अब उधर क्या होता है? उधर कांग्रेस जो है वो क्या करती है? वो कहते हैं नहीं जी, हमने तो कोई हिंदू स्टेट नहीं बनानी, हम तो सेकुलर स्टेट बनाएंगे, हिंदुस्तान जो होगा वो सेकुलर होगा, हमारे लिए मुसलमान शहरी या कोई भी मिनॉरिटी जो है हिंदुस्तान में वो सब बराबर के शहरी होंगे। ऐसा ही है। ठीक है जी, आपके आइन में यही उन्होंने लिखा हुआ है कि सब बराबर हैं, हम तो नहीं करेंगे। हमने अपने आइन में लिखा नहीं नहीं, हिंदू तो एक सेकंड ग्रेड होगा, क्रिश्चियन कोई भी दूसरा, वो कैसे हो सकता है? हमें तो एब्सोल्यूट मुस्लिम मेजॉरिटी वाली स्टेट हमने बनाई, निकाल बाहर किया माइनॉरिटीज को। 40% से लेके 48% तक हमारे इन शहरों में जिनमें मैं पैदा हुआ हूं, उनमें हिंदू या सिख थे। लाहौर में 48% थे, आज एक भी नहीं है। तो हमने एक प्योर इस्लामिक स्टेट बनाई, उधर सेकुलर स्टेट वो बना देते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी गलती थी उस वक्त की जो इंडिया की लीडरशिप थी, तो उसने बहुत बड़ा ये ब्लंडर किया हुआ है हिस्टोरिकल। आप क्या समझते हैं उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें हिंदू स्टेट बनानी चाहिए थी मुसलमानों के मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में। भी आप इस्लामी स्टेट बना रहे हैं, हम हिंदू स्टेट बना लें, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं हिंदू मुसलमान के साथ नहीं रह सकता, तो मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता, आप हिंदू के साथ नहीं रह सकते तो हम क्यों रहे भाई? अब इंडिया को भी उनको चाहिए था कि वो भी उसको हिंदू स्टेट बना देते, क्योंकि बराबर हो जाती, इक्वल दोनों स्टेट्स जो थी, जो पार्टीशन के बाद दोनों स्टेट्स एक लेवल पे आ जाती। अब एक एनॉमली पैदा हो गई कि पाकिस्तान इस्लामिस्ट बन गया, वो सेकुलर बन गए, तो ये बराबर ना रहे, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब होता ये है कि उसका भाई मतलब वो जो हिंदू जो थे, हिंदू माइंड, हिंदू साइकोलॉजी, मैं चाह रहा हूं कि मैं एनालिसिस करूं कि एक हिंदू जो साइकोलॉजी बनी है उसने कैसे ट्रेवल किया है, वो कैसे बिल्ड हुई है, जो आज हमें नजर आ रही है। ठीक है, अब कांग्रेस ने सेकुलर कर दिया, वहां गई वो एक लिबरल, एक बल्कि नेहरू जो था वो तो वैसे ही मुल्हद शख्स था, एक अथीस्ट था, एक लिबरल आदमी था, और उसका तो मजहब भी नहीं था। अब उस जमाने में सोशलिस्ट पॉलिसी जो थी वो भी बहरहाल एक तारीख का एक हिस्सा था। तमाम रियासतों, हमारी जो अंडर डेवलप जितने भी मुल्क थे, जो कॉलोनियलिज्म से नए नए आज़ाद हुए थे, उनकी सारी लीडरशिप जो थी उनके लिए यही था कि सोशलिस्ट पॉलिसियाँ, यानी कि नेशनलाइजेशन की पॉलिसियाँ अपनाई जाए इकोनॉमिक सतह पे। अच्छा, अब होता यह है कि पाकिस्तान सेकुलरिज्म को ऑफिशियली रिजेक्ट करता है, और सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं करता, उससे नफरत करता है। हमें पढ़ाया गया, हमारी डिक्शनरी जो लुगत है उर्दू जबान की, उसमें ये लिखा हुआ है सेकुलरिज्म का मतलब है लादीनियत, ला दीन, नो इस्लाम, नो रिलीजन। ठीक है, जबकि ये टेक्निकली ये गलत डेफिनेशन है।
लेकिन हमने वो अपनाई और उसको रखा हुआ है, आज तक रखा हुआ है। लेकिन जो मजे की बात ये होती है कि हमने आप सेकुलर बन गए और हमने आपके सेकुलरिज्म को रिडिक्यूल करना शुरू कर दिया, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हो यार, तुम तो सही सेकुलर ही नहीं हो आपके यहाँ, तो आप तो झूठ बोलते हैं, आप सेकुलर हैं। आपका तो घटिया किस्म का सेकुलरिज्म है, ये तो आपने फ्रॉड लगाया हुआ है। और जब कभी भी कोई मुसलमान कोई हिंदू कहीं फसादात, एक इतना बड़ा मुल्क है, इतनी डाइवर्सिटी है, और सारा ये बैकलॉग भी जो मैं बता रहा हूँ ये भी हिंदू सामने माइंडसेट में और मुस्लिम माइंडसेट का, मुसलमान शिकस्ता है, हिंदुस्तानी मुसलमान की मैं अब बात कर रहा हूँ। वो उसके जो 800 साला जो हुक्मरानी का जो उसके दिमाग में चढ़ा हुआ था वो उतर जाता है। दूसरा हिंदुस्तानी मुसलमान को एक और शक लगता है, वो है पाकिस्तान का बन जाना और उसका उधर ही रह जाना। उसने अपने आप को वो एक बेसहारा इनसिक्योर हो गया वो हिंदुस्तान का मुसलमान। तो वो उनके अंदर मुसलमान की साइकी यूं बन रही है, उधर हिंदू की साइकी यूं बन रही है कि वो अब खुद को खुद मुख्तार आजाद और अपने मुल्क, जो उनका मुल्क ही नहीं है, उनका वतन है उनका, वो उसके साथ अब वो भी आजाद हो जाते हैं। जो मैं कह रहा हूं ना कि उनको भी हिंदू स्टेट होना चाहिए था। मैं आपको अरविंद साहब उसका एक फायदा बताऊं। हाइपोथेटिकल है, तारीख गुजर गई है, अब ना होना है ना हो सकता है, लेकिन क्या होता, पाकिस्तान बिल्कुल यहाँ की तारीख हिस्ट्री चेंज हो जाती। पाकिस्तान फंडामेंटलिस्ट जो फनेटिक जो इस्लामिस्ट था वो रहता ही नहीं, हम मजबूर हो जाते, हम भी सेकुलर होते। क्यों कि इंडियन गवर्नमेंट कहती कि भाई साहब आज से जिस तरह का आइन आप बनाएंगे हम भी वैसे ही आइन बनाएंगे, आप जो उधर हिंदुओं के साथ करेंगे हम भी इधर मुसलमानों के साथ, वही आपका कानून, हम कोई कुछ नहीं करेंगे, हम कोई ज्यादती नहीं करेंगे, लेकिन जो आप करेंगे वो हम करेंगे। इसका पता नतीजा बिल्कुल उल्ट होना था और हमने तीर की तरह सीधा सीधा हो जाना था। तो खैर आगे चलते हैं। अब कांग्रेस का क्या रोल रहा जिसकी वजह से हिंदुत्ववाद जो था या आपकी हिंदू फंडामेंटलिज्म जो थी या वो पार्टियां जो फंडामेंटलिस्ट पार्टियां कही जा सकती हैं, उनका राइज कैसे होता है, उनका प्रोसेस कैसे चलता है, जी वो मैं बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के हाँ दो चीजें के ऊपर नाकाम हुई। वो जो पहले आपके हमारे 30 35 40 साल का जो है आपके यहाँ, उसमें हुआ क्या कि एक तो उनका सेकुलरिज्म नाकाम हो गया कांग्रेस का। हिंदुओं ने देखा, हिंदू अवाम ने इंडिया के, उन्होंने देखा कि इस सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ ये बन के रह गया है कि मुसलमानों की पैम्परिंग की जाए। कांग्रेस जो थी उसने इनको वोट बैंक बना लिया मुसलमानों को, कि मुसलमान कैंडिडेट हो या मुसलमान वोटर जो है वो कांग्रेस का वोटर है और उसके बदले में इनको पैम्पर किया जाए। अब मुसलमानों ने जो भी वो मांगते हैं उनसे, कांग्रेस वालों से, कि जी हम तो मुसलमान हैं, कोई भी लॉ लेजिस्लेशन होती है इंडिया के अंदर, वो हर टॉप लेवल पे, स्टेट लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो, मुसलमानों ने ये कहना कि भाई हाँ हमारी शरीयत तो ये कहती है, हमारा इस्लाम तो ये कहता है, लिहाजा हमें तो इस लेजिस्लेशन, हमारे लिए आप अलग लेजिस्लेशन बनाए, ठीक है। तो कांग्रेस वैसा कर देती थी क्योंकि उसको वो तो उसके वो वोट बैंक थे। ये सारे जब ये साल का ये प्रोसेस चला, तो जो हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो रियल, मैं उसको रियल हिंदुस्तानी कहूंगा ना, जो हकीकी हिंदुस्तानी तो हिंदू है ना हिंदुस्तान का, वो ये तमाशा देखता रहा कांग्रेस का।
और हाँ, हमारे मुसलमान भाइयों का। अच्छा, मुसलमानों ने अपने लिए ये भी नहीं है को अपलिफ्ट होने के लिए कोई चीज मांगी हो, तो होता है ना, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ये मांगा हो, वो नहीं मांगा। क्या मांगी? मस्जिद मांगी, मदरसा मांगा, शरीयत मांगी, ये चीजें मांगी। और आज तक 75 ईयर्स में भी मुसलमान जो हैं वो अपनी कोई नेशनल लीडरशिप, को नॉन लीडरशिप हो, को वाइज लीडरशिप जो नजर आने वाली हो, वो नहीं बना सके। मुसलमानों ने, हिंदुस्तानी मुसलमान ने जब भी लीडर बनाया, मौलवी को बनाया, कोई शक नहीं। और कांग्रेस जो थी वो इसके मजे लेती रही। ठीक है, तो हिंदुस्तानी उससे मजीद ये जो सेकुलरिज्म था ना कांग्रेस का, उससे वो अनायड हो गए। उन्होंने कहा यार इससे तो जान छुड़ाओ, ये तो हमें इंटेग्रेट ही नहीं होने दे रहा, ये तो मुल्क को बढ़ने ही नहीं दे रहा। दूसरा क्या हुआ कि कांग्रेस की जो सोशलिस्ट जो पॉलिसियां थी, नेशनलाइजेशन, इकोनॉमी वगैरह की, वो आपको पता है कि वो रफ्तार रफ्तार सोशलिज्म जो है वो एक वक्त में आके वो स्टैग्नेट कर देता है इकोनॉमी को, इनएफिशिएंट बना देता है। ये सोशलिज्म का प्रॉब्लम है, इसीलिए सारी दुनिया से सोशलिज्म उठ गया, चला गया, और उसकी जगह लिबरल इकोनॉमी आ गई। तो कांग्रेसियों का माइंडसेट जो था वो सोशलिस्ट इकोनॉमी वाला था। वहां हुआ क्या कि 30-40 साल के बाद इंडिया वहीं का वहीं खड़ा था, गुर्बत के ढेर लगे हुए थे इंडिया के अंदर, कोई विजिबल चेंज, कोई प्रोग्रेस, डेवलपमेंट इंडिया के अंदर नजर नहीं आ रही थी जब तक कांग्रेस रही। तो हिंदुस्तान के अवाम ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो कांग्रेस जो थी, जिसका एक होल्ड रहा, क्योंकि उसकी एक लंबी एक सदी की उसकी उसकी एक जदोजहद थी, वो नुमाइंदा थी हिंदुस्तान की, कांग्रेस जो थी। और वो जो नेहरू के, उसकी जो एहतराम था, इज्जत थी नेहरू खानदान की और नेहरू की, वो रफ्ता रफ्ता हिस्ट्री से वो चली गई, अवेड हो गई, जाना था उसने, वो खत्म हो गई। आज मैं आपके यहां देखता हूं कि महात्मा गांधी जी के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है और नेहरू के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। एक से ऐसी चीजें नहीं रहती हैं दुनिया में और कौमों में। तो लिहाजा कांग्रेस फेल हुई। अब कांग्रेस ने जब जाना था तो फिर उसकी जगह फिर हिंदू नेशनलिज्म की बेस पे जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, उन्होंने रफ्ता रफ्ता उन्होंने उन्होंने ताकत पकड़नी शुरू हो गई, अवाम उनके साथ लगने शुरू हो गए। और उसमें उनका ये भी था कि जो हिंदू सो कॉल्ड हिंदू फंडामेंटलिस्ट जो पार्टियां थी, ठीक है, एक राइट विंग में एक खराबी तो होती है। मैं राइट विंग के मैं साथी नहीं हूं मैं, तो एक फेनेटिसिज्म तो होता है, वो भी साथ था, लेकिन हिस्ट्री का प्रोसेस भी ऐसे ही होता है। सही बात है। तो असल में जो चीज हम देखते हैं कि जो फेनेटिसिज्म वाला दो हिस्से, अब आप हिंदू नेशनलिज्म को या ये जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है राइट विंग की, इनको आप दो लेयर में देखें। एक इनका लेयर है जो बड़ा लोकल लेवल पे है, लोकलाइज्ड है, वो है फेनेटिसिज्म का, हिंदू रिचुअल्स, हिंदू फेथ के ऊपर मंदिर, गाय, फला, इन चीजों की लड़ाई झगड़ा करने वाले होंगे, ठीक है जी। लेकिन एक उसका पॉलिटिकल स्टेचर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, हमने इंडिया को बड़ा बनाना है, हमने इंडिया को ये कर देना है, हमने इंडिया को फलां से फलां तक ले जाना है, एक उसका वो है। तो ये बात जो है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक सारा एक हिस्टोरिकल एक प्रोसेस चला है, जिससे आज जो हम देखते हैं कि कांग्रेस इंतहाई वो जो सेकुलर वो लिबरल सी थी, वो एक श्रिंक होती चली जा रही है, वो बल्कि मेरे तो ख्याल में शायद खत्म ही हो गई है।
तो दूसरी तरफ ये जो है आपकी जो बीजेपी वगैरह ये जो है ये एक ताकत और ग्रो करती चली गई। अब मैं अपने जो लेफ्ट और लिबरल है पाकिस्तान का जी अच्छा उनके नजदीक ये जो फंडामेंटलिज्म है जाहिर है कि एज ए बीइंग मैं खुद भी लेफ्टिस्ट रहा हूँ सारी जिंदगी अंडर द मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस में मैं रहा हूँ आज भी मैं एक लिबरल आदमी हूँ तो जाहिर है कि हम ये जो फैनेटिसिज्म होता है रिलीजियोसिटी जो होती है एक्सट्रीम किस्म की हम इसे लाइक नहीं करते और हम समझते हैं कि ये इंसानी तहजीब की राह में रुकावट है इंसानी तरक्की की राह में रुकावट है इंडिविजुअल की भी और कलेक्टिव कौमों की भी राह में रुकावट होता है मजहब जो होता है लेकिन एक चीज जो मैं अपने लेफ्ट और लिबरल पाकिस्तानी दोस्तों को जो बहुत कंसर्न शो करते हैं इंडिया के इस राइजिंग हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर वो ये तफरीक नहीं कर पा रहे कि ये देखिए अब मैं सोशल साइंसेस की बात लगा हूं करने कि ये जो डेवलपमेंट है आज के दौर की डेवलपमेंट है मॉडर्न डेवलपमेंट है ये इंडस्ट्रियल बेस है ये साइंस बेस है ये टेक्नोलॉजी बेस है ये मॉडर्न एजुकेशन बेस्ड है ये और ये सब चीजें जब आती हैं जब साइंस आती है मॉडर्न एजुकेशन आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है टेक्नोलॉजी आती है तो लोग फैनेटिक नहीं रहते उसका फैनेटिसिज्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहता फैनेटिसिज्म खुद बहुत खत्म हो जाता है उसको हिस्ट्री ने खत्म कर देना है दुनिया की कोई कौम इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो सकती जो फंडामेंटलिस्ट हो जो फैनेटिक हो इंडिया तो तरक्की कर रहा है पिछले 30 साल से 20 साल से और कहां से कहां जा रहा है तो अगर इंडिया फैनेटिक होता इंडियन सोसाइटी और इंडियन स्टेट अगर फैनेटिक होती फंडामेंटलिस्ट होती हिंदू होती जिनको इन्वर्टेड कामा हिंदू जिसको हम सोचते हैं एक एक्सट्रीम हिंदू अगर वो होती तो इंडिया कभी इतनी तेजी के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट न करता आज जितना वो कर रहा है इसलिए हमारा जो लेफ्ट और लिबरल है मैं इसे समझाना चाहता हूं कि आपका ये जो कंसर्न है कि इंडिया जब भी इन्हें इंडिया की डेवलपमेंट नजर नहीं आती मैंने किसी लिबरल को किसी लेफ्टिस्ट पाकिस्तानी को जो आज इंडिया ने तरक्की की और कर रहा है उसका जिक्र करते नहीं सुना इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू नफरत और इंडिया दुश्मनी जो हमारी रगों में हमारे है पाकिस्तानी के अंदर तो वो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो वो हिंदू नफरत तो वो जो बायस है वो नहीं जाता फैक्ट ये है मुसलमान जो हम लिबरल हैं लेफ्ट है ना वो कहेगा नहीं मैं तो इन चीजों को मैं तो नहीं मानता लेकिन इनफैक्ट वो है ऐसे ही तो बात ये है कि एक और बात मैं अपने जो पाकिस्तानी लिबरल्स और लेफ्ट है उनसे एक और सवाल मैं उठाता हूं मैं वो सोचता हूं मैं कहता हूं यार ये जो अब मसला है मोदी साहब का बना हुआ मोदी साहब अपना दूसरा टेन्योर पूरा कर रही हैं तीसरा करने वाले हैं वो भी लेने वाले हैं अब अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान ऑफिशियली कह चुका है कि जब तक मोदी साहब हैं हमारा इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं बन सकते सही है पहली तो बात है जनाब आप 15 20 30 40 साल तक इंतजार करते रहेंगे कब आपका पसंदीदा फेवरेट कोई इंडियन वजीर आजम आए पाकिस्तानी मेड होगा वो आए और फिर आप उससे कोई अच्छी सलाम दुआ लेंगे मेरा ये सवाल है इसके ऊपर कि जनाब मैं 5-6 डेकेड्स जो हैं मेरी एज की उम्र के होश वाली के मैं अपने पाकिस्तान से और अपने पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं जनाबे मन मोदी तो हो गया फैनेटिक हिंदू हो गया वो बुरे मानों वाला हिंदू वो हो गया मुझे बताएं आज तक आपको कौन सा वजीर आजम पसंद आया था नेहरू से लेके नेहरू और गांधी एक बड़ी शख्सियत थे ना सॉफ्ट भी थी लिबरल भी थी गांधी ने तो पाकिस्तान के लिए जान दी हुई है
पाकिस्तान की फेवर करते हुए वो मारा गया। हमारे प्रेस में, हमारी किसी एकेडमिक बुक में, हमारे किसी नैरेटिव में नेहरू और गांधी के लिए एक छोटा सा लफ्ज भी उनकी तारीफ में नहीं है। यार आप मोदी को रो रहे हैं, मोदी फनेटिक है। नेहरू फनेटिक था, उसके साथ आपकी क्यों ना बनी भाई? जितने भी उसके बाद आए, कब पाकिस्तान के इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं? किस वजीर आजम के साथ रहे हैं भाई? वो 65 में आपका जो शास्त्री साहब थे, जो मैं बच्चा था उस वक्त 65 की जंग में, हमने शास्त्री जो था उसके साथ हमने जो कार्टून बनाए थे, जो तराने बनाए थे, इंदिरा गांधी के जो हमने एज ए औरत जो तराने बनाए हुए हैं, आपको जंग अपना खेड़नी होंदी जनानियां दी। मैं क्या आपको कहूं? हम्म। सवाल पैदा होता है कि कब जो थी, ठीक है, राजीव गांधी वगैरह भी बाद में, नई नस्ल के लोग भी कहा कि चलो यार नई नस्ल के लोग आ गए, तभी हम इंडिया और पाकिस्तान के हालात और रिलेशन अच्छे हो जाए। तो भाई कब हुए? कभी नहीं हुए। वाजपेयी साहब आए थे लाहौर, क्या मिला? वाजपेयी साहब, अब मैं उसका लगा हूं जिक्र, उसका भी जी हम्म। जिक्र करना है उसका भी, कि भाई ये सारा कुछ जो है, हमें तो कभी इंडिया का वजीर आजम पसंद ही नहीं आया। तो यार मोदी को क्यों बदनाम कर रहे हो बेचारे को? ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि देखिए कि जो चीज कांग्रेस ना कर सकी, कांग्रेसी लीडर ना कर सके, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी और कुछ हिस्टोरिकल मजबूरियां भी होती हैं। हम ये देखते हैं कि जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं, ये जो बीजेपी वगैरह आपकी जो फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, हिंदू बेस्ड, अच्छा ये तो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान है ना, इसका ओरिजिन जो है। हम ये पोर्ट्रे करते, मैं जी। अपने नुकसान से कह रहा हूं कि ये तो भाई फनेटिक हिंदू है और ये एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान है। लेकिन हम देखते क्या है, प्रैक्टिकली क्या होता है कि जनाब इसी फंडामेंटलिस्ट और इसी राइट विंग पार्टी का जो वजीर आजम है वाजपेयी साहब, वो पाकिस्तान आ जाते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान आकर वो सीधे हमारे लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर जाकर लिखते हैं। हालांकि लिखने की कोई जरूरत नहीं थी ये बात सही बात है। उनको, लेकिन फिर भी हमारी तसल्ली के लिए, हम पाकिस्तानियों की तसल्ली के लिए, हम हमेशा पता क्या कहते रहे, इंडिया ने कभी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। अब दिल वाला अल्लाह जाने दिल को कैसे डिफाइन करेंगे, दिल से तस्लीम नहीं किया। उस बेचारे वाजपेयी ने इंडिया में, पाकिस्तान में आके मीनारे पाकिस्तान में लिख दिया, भाई हमने दिल से तस्लीम किया आपको। उसने तो ये भी लिख दिया, ये भी। मैं कोट कर दूं उन्होंने क्या लिखा ताकि जी लोगों को पता चल जाए। जी जी वाजपेयी साहब मीनारे पाकिस्तान पर जाकर लिखते हैं वहां की विजिटर्स बुक के अंदर, अ स्टेबल सिक्योर एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, लेट नो वन इन पाकिस्तान बी इन डाउट, इंडिया सिंसियरली विशेस पाकिस्तान वेल। क्या मतलब कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट यार, ऐसे है जैसे सीना को खोल के दे दे किसी को, ऐसा ही है। और वो फिर भी बिलीव ना करे, दूसरी पार्टी फिर भी बिलीव ना करे। आज तक नहीं किया। ये पाकिस्तानी कौम को ये अल्फाज नहीं सुनाए जाते, नहीं पढ़ाए गए। ये रोज हम पाकिस्तान की अखबारों में ये कोटेशन लिखी जानी चाहिए, तभी हमारे ज़हन बदलेंगे ना। लेकिन हमने मोदी को निशाना बना रखा है अपनी नफरत का, ठीक है। अब वो वाजपेयी साहब आए, वो भी राइट विंगर इसी पार्टी के थे। तो दुनिया में कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रिंसिपल है ना हमारा बनाया हुआ, देखिए सोशल साइंसेस जो है ना बड़ी कॉम्प्लेक्स साइंस होती है। ये 2+2=4 नहीं होती। ये मैं अपने पाकिस्तानी लिबरल और लेफ्टिस्ट को कहना चाहता हूं, पता नहीं इन्होंने कहां से पढ़ा है कि जो फिजिकल साइंस है, नेचुरल साइंसेस में तो 2+2=4 हो सकता है, सोशल साइंसेस में 2+2=5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब देखिए हमारा प्रिंसिपल ये बनता था कि जो यार जो लिबरल होगा, जो लेफ्टिस्ट होगा, वो अच्छा इंसान होगा।
वो अच्छे लोग होंगे, वो पीसफुल को एग्जिस्ट करेंगे, यही है ना। वो रैशनल होते हैं, ह्यूमनिस्ट होते हैं, वो करेंगे। नहीं, ये जो राइट विंग है ना, ये तो होते ही फैनेटिक हैं, ये तो नफरत बेस्ड इनकी तो सारी होती है। ये तो किसी के साथ 2 घड़ी बैठ ही नहीं सकते। लेकिन हम तारीख में देख रहे हैं इस वक्त कि जो जो दुनिया के जो राइट विंगर हैं, इनफैक्ट वो ही ह्यूमन बीइंग की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके डिफेंडर बन के आए हुए हैं वो। और जो लेफ्ट और लिबरल है वो तो बेड़ा गर्क कर रहा है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, मॉडर्न सिविलाइजेशन का। तो होता ये है कि वो राइट विंग जो है वो खुलेआम वही पाकिस्तान को कहते हैं कि हम आपको तस्लीम करते हैं, आप सिक्योर रहें, आप खुशहाल रहें, आप फले फूले, और इंडिया जी, आपको कबूल करता है, एक छोटी सी सीने बात से लगाता है। ऐड कर दूं, एक छोटी सी बात इसमें ऐड कर दूं, आप थोड़ा सा पानी पी लें तब तक। बड़ी लंबी आपने तवील गुफ्तगू की है। आज से तकरीबन 2-3 साल पहले मैं जियो न्यूज पर एक प्रोग्राम देख रहा था, तारड़नामा। उसमें पाकिस्तान टेलीविजन की एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी मुस्तंजर हुसैन तारड़ साहब आए हुए थे। ये वीडियो मैं फराहम कर सकता हूं आपको भी, और बाकी जो लोग देखना चाहें वो भी इसे देखें। तारड़ साहब ये बात उस प्रोग्राम में फरमाते हैं कि जब वाजपेयी साहब तशरीफ लाए तो तमाम एजेंसियों के लोग उनके पास आए और वो उर्दू में ट्रांसमिशन के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी अच्छा कि अच्छा आपने पूरे इवेंट की उर्दू ट्रांसमिशन अच्छा। पर बात करनी है। अच्छा, उनसे ये कहा गया कि आप कॉमन कल्चर पर बात नहीं कर सकते, कॉमन हिस्ट्री पे बात नहीं कर सकते, लैंग्वेज पे बात नहीं कर सकते, ठीक है? कुछ भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कदरें मुश्तरक है, उन पर बात बस नहीं कर सकते। तो तारड़ साहब कहते हैं, तो फिर भाई मैं क्या कहूं? मैं ये कहूं कि कोई तिरछी टोपी पहने, चुस्त पजामा पहने हिंदुस्तान का वजीर आजम आया है, क्या मैं ये कहूं? तो वो कहते हैं, फिर मेरे पास सेनेटर मुशाहिद हुसैन आए। उन्होंने मेरे कान में एक बात कही जो मैं यहां आपको नहीं बता सकता। उसके बाद मैं सारी कहानी समझ गया। वो आगे ये भी कहते हैं कि इंडिया का वजीर आजम आया तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने मना कर दिया कि हम एक गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देंगे। आप अंदाजा करें, जब किसी छोटे से छोटे मुल्क का वजीर आजम भी जब किसी मुल्क के दौरे पे जाता है तो आपको गार्ड ऑफ ऑनर देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इज्जत देते हैं उस मुल्क के प्रोटोकॉल तमाम है, शहरियों को। इन्होंने मना इंटरनेशनल। कर दिया। फिर आखिरी टाइम पर एक कोई एयरफोर्स के दस्ते को बुला के और गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाया गया। इसकी फुटेज आज भी कोई चाहे तो जाके देख सकता है। तो फिर उसके बाद तारड़ साहब ये भी कहते हैं कि जब वो गार्ड ऑफ ऑनर हो गया तो वो जो दस्ता था वो मेरे पास आया और उन्होंने जो है दूर खड़े रह के और मुझे गार्ड ऑफ ऑनर दिया। और उनका जो जो उनका सिपा सलार था, जो आगे जो बंदा था जो उसकी क़यादत कर रहा था, उसने आके मुझसे कहा कि वाजपेयी साहब को गार्ड ऑफ ऑनर देना तो हमारी मजबूरी थी सर, आपको हम दिल से गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है मुस्तंजर हुसैन तारड़ की। अब अलमिया ये है कि जब नवाज शरीफ साहब का तख्ता पलट हुआ और उसके बाद जनरल मुशर्रफ जब इंडिया गए एज अ प्रेसिडेंट, तो उनको फुल जो गार्ड ऑफ ऑनर, फुल स्टेट ऑनर के साथ में उनको रिसीव किया गया। ये फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम की सोच में, हुकूमतों की सोच में, और ये एक रवैयों में, बहुत एटीट्यूड्स बड़ा में। रिफ्लेक्शन है कि किसके दिल के अंदर बुग़्ज़ है, किसके दिल के अंदर नफरत भरी है कूट कूट के। वाजपेयी साहब तो पूरी अपनी ईमानदारी से इतने बड़े डेलीगेशन को लेकर वो आए इस उम्मीद में कि हम अपने ताल्लुकात जो हैं ठीक करेंगे। बदले में उन्हें क्या मिला, आप बात करें साहब। बिल्कुल सही है ये चीज़ें जो है ना, हमें सच्ची बात है कि बजाय ये जो मेरा आपके साथ जो इंटरेक्शन है और ये जो प्रोग्राम करने का मतलब भी यही है कि हमें अपना एक हम खुद एक हमारे जिसको कहते हैं ना छाननी सुराख बड़े हैं, हमारे अंदर इतने ज़्यादा सुराख हैं कि हमें हमारे लेफ्ट और लिबरल को
अपने बारे में, अपने मुल्क को के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए, ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए, ज्यादा सोचना चाहिए। इंडिया के बारे में मुतफक्कर होने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया 150 करोड़ लोगों का मुल्क है और वो एक क्वालिटेटिव चेंज की स्टेज पे जा चुका है। हम मार्क्सी फलसफे में पढ़ा करते थे, एक क्वांटिटेटिव चेंज होती है, एक क्वालिटेटिव चेंज होती है। इंडिया एक लीप ओवर कर चुका है, वो छलांगे मार रहा है आगे को जाने को। तो उसके लिए ये जो हिंदू फेनेटिसिज्म है वो ये बहुत छोटी छोटी गलियों में है, कहीं होगी लोकलाइज्ड वाकयात मामलात होते होंगे, लेकिन वो ताली दो हाथों से बजती है। मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी क्या किया है? क्या वो इंटेग्रेट हुए हैं? क्या वो असिमिलेट हुए हैं? क्या वो हिंदुस्तानी बने हैं? अब हिंदुस्तान ही है ना उनका मुल्क। हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान नहीं बन सकते, ना वो पाकिस्तान आ सकते थे, ना आ सकते हैं। तो हिंदुस्तान उनका अपना मुल्क होना चाहिए था। तो उन्होंने वहां क्या मांगा कि स्कूल लेवल पे भी, अगर स्कूल स्कूल के भी कोई रूल्स रेगुलेशन को एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है ना, तो मुसलमान ने कहा कि नहीं, हमारी जो स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट हुई वो तो बुर्का पहन के इसका क्लासरूम में बैठेगी। यार क्या है ये, क्या कर रहे हो? स्कूल लेवल पे भी आपने अपना फड्डा डालना है, आपने मॉडर्निज्म की तरफ, इंटेग्रेशन की तरफ नहीं आना। अपनी दो ईंट की मस्जिद जो होती है, जो हम कहते हैं, वो अपने आपने कब तक अलग बनाए रखेंगे? तो इंडियन मुसलमानों के उन्होंने जो पीछे रह गए हैं जो हैं, या जो भी वहां पे क्लैश अगर कहीं दोनों, अगर हिंदू फनेटिक है तो मुसलमान भी फनेटिक है, उसको आप कैसे लाइसेंस दे रहे हैं कि उसका तो कोई कसूर नहीं है? वो भी हो सकता है। तो बात यह है कि हमें जो पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान को पहले देखना चाहिए। हमारे अंदर बड़े फ्लॉज हैं, हम बहुत पीछे रह गए हैं। हम जो हैं, हमारा तो आपको कंपैरिजन ही नहीं रहा इस रीजन में। हिंदुस्तान तो एक बड़ी पावर है, हम तो, हमारा तो अब अफगानिस्तान से भी हमारा जो है गड़बड़ होने वाली है। तो बात यह है कि हमें ये जो मैं देखता हूँ इधर पाकिस्तान में इंडिया और मोदी को निशाना बनाया जाता है। मैं अपने लिबरल दोस्तों को कहूंगा कि आप मोदी के खिलाफ होकर, मोदी को निशाना बना के आप कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान इंडिया की नफरत को बढ़ाते हैं। ये हम अगर लिबरल हैं, लेफ्टिस्ट हैं, तो हम तो को एग्जिस्टेंस की तरफ जाएंगे ना, हम पीसफुल रिलेशन की तरफ जाएंगे। हम और मोदी साहब एक इलेक्टेड लीडर हैं, ये बात और इन वो लोगों को लेफ्टिस्ट समझनी लीडर चाहिए। है। मैंने अपना ये लिखा था फेसबुक पे, अपना अरवन साहब चंद दिन पहले, कि भाई साहब हमारा दिल करता है कि इंडिया का वजीर आजम पाकिस्तानी चुना करें, तब इनकी हमारी तसल्ली होगी। उसके बगैर तो तसल्ली नहीं होने वाली। आप जिस लोगों को मर्जी बनाएंगे, मोदी कल को नहीं भी रहेगा, डेमोक्रेसी है, कोई और आ जाएगा, तो हमें तो पसंद उसने भी नहीं आना। तो आपको अपना वजीर आजम हमें बनाना पड़ेगा, हमसे। फिर मैंने लिखा कि यार मुझे कोई बात बताओ मोदी साहब की कि उन्होंने कोई एंटी इस्लाम या एंटी मुस्लिम कोई स्टेटमेंट मुझे दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपकी बात को कि वाकई मोदी जो ऐसा है। लो जी, पूरे फेसबुक पे किसी ने उसकी कोई कोटेशन, कोई स्टेटमेंट कोड नहीं की। क्या किया? वही रटा रटाया बकवास जो है, वो बीजेपी ने ये किया, वो गाय का फलां वाकया हुआ था, वो फलां रोड पे, फलां सड़क पे। लो ये तो यानी कि नफरत को नहीं छोड़ना। तो बायस हमारी तरफ से है। हम रोते हैं इस बात पे कि हिंदू नेशनलिज्म जो है वो इंडिया में राइज हो रहा है, और जबकि हमारी तरफ देखें, मैं आपको एक स्टेटमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर की, जो इस वक्त मौजूद हैं,
उनकी सुनाता हूं। लिखा है, वी आर वेटिंग ऑल हिंदूज to be persuaded to the enlightened truth of Islam and will wait for a millennium no hurry। यानी हमारे यहां जो चंद हिंदू हैं, चंद लाखों में हैं बेचारे, चंद लाख हैं, उनको भी हमारा मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर जो है ये 75 ईयर्स के बाद भी ये कह रहा है, उसकी प्रायोरिटी क्या है? उसकी प्रायोरिटी ये है कि अल्लाह करे ये जो हिंदू पाकिस्तान में हैं इनको इस्लाम की रोशनी जो है वो इन तक पहुंच जाए कि इस्लाम इतनी अजीम शान दीन और मजहब है और ये उसे इस्लाम को भी कबूल कर ले। यानी कि ये जो चंद माइनॉरिटी के हिंदू हैं उसको भी हमारा दिल करता है कि ये कन्वर्ट हो जाए और यहां 100% 100% सब मुसलमान हो जाए। और इंडिया के ऊपर हम दुख का इजहार करते हैं कि जब हिंदू जो है वो कहे, वो सिर्फ इतनी बात, वो कन्वर्शन भी नहीं कराता, वो सिर्फ ये कहे कि हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान मुझसे है, और लिहाजा वो हमसे सिर्फ मुसलमानों से, इंडियन मुसलमानों से सिर्फ ये मुतालबा करे कि आप इस तहजीब को, इस धरती को, इस वतन को उसके पार्टनर बने, उसके साथी बने, उसको अपना वतन, अपना घर समझे। तो जनाब ये है कि हमारा हम ये एक इतना बड़ा कंट्रास्ट है। इसीलिए मैं अरमान साहब, मैंने जो बात की थी ना कि इंडिया को 1947 में ही हिंदू स्टेट बनना चाहिए था। हमारी तारीख इंतहाई शानदार दोनों मुल्कों की हो जाती। यहां तो दोनों की कहानी खत्म होती। ये बात जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कही, अगर यही बात, इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट अगर पीएम मोदी दे दें कि जी मैं तमाम मुसलमानों को दावत देता हूं कि वो हिंदू धर्म का जो एनलाइटन ट्रूथ है उसकी तरफ आए और हम भी 100 साल इंतजार करेंगे, क्या रिएक्शन होता फिर? और कितनी दूसरी बात के फजूल बातें हैं। नहीं, उनका रिएक्शन क्या होना हो इस बात पे होना था? मैं कहता हूं पाकिस्तान यहां पे आग लगाई होती जनाब, यहां पे जनाब मोदी के पुतले जलाए जा रहे होते, पाकिस्तान आधा जल चुका होना था उसका। अगर वो ये बयान दे कि एक भी मुसलमान को हिंदू जो है वो कन्वर्ट, वो देखें हर मजहब अपने आप को एनलाइटन समझता है, एनलाइटन समझता है। ये क्या बात हुई भाई? सही बात है। फेथ को कॉन्फ्लिक्ट में हम क्यों लाएं? आप भाई, मैं अपने वजीर आजम से पूछता हूं कि तुमने उनकी वेलबींग और वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हो, ये बताओ। वो पाकिस्तान के सिटीजन हैं, उनकी रोज लड़कियां उठाई जाती हैं 12-12 13-13 साल की, और मैं सिंध में वो हिंदू शहरों बस्तियों से होकर आया हूं। यार हमारे यहां तो माइनॉरिटी जो है जो बेचारे वो इंतहाई मासूम है और ढौफ ज्यादा डरे हुए, क्रिश्चियन भी और हिंदू भी, वो तो बात नहीं कर सकते बेचारे, खामोश रहते हैं और हर बात पे डरते हैं। तुम्हारे वजीर आजम को इसकी फिक्र नहीं है? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम ये तो नहीं कहता कि उन्हें कन्वर्ट करवाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है? ये तो नहीं है ना। इंडिया के मामले में जो हमारी फिक्र है वो कोई फिक्र है इंडिया हमने तो अमेरिका की भी फिक्र हमें लगी हुई है, एज ए पाकिस्तानी हमें बरतानिया की भी फिक्र है, फ्रांस की भी हमें फिक्र है। फिक्र नहीं है तो अपनी नहीं है, अपनी तरफ कभी देखा ही नहीं है, आईने में अपना चेहरा हम देखते ही नहीं है। तो भाई इंडिया की फिक्र ना करो, इंडिया ठीक ठाक है। और वो तरक्की और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। जो पीछे रह गए हैं हमें ही खुद को देखना होगा कि कैसे ही रहना चाहते हैं या क्या है। पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, इंडिया 150 करोड़ का से जायद का मुल्क है। यार हम सब कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट है, हमें पाकिस्तान को बहुत शदीद जरूरत है कि हम जो हैं रिव्यू करें अपने एटीट्यूड को,
अपने नैरेटिव्स को और अपनी सो कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी को। और सही। आज हम इंडिया के साथ हमें बड़े बेनिफिट मिल सकते हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो बिजनेस है, डबल ट्रिपल जा सकता है। सारा रॉ मटेरियल्स इंडिया के पास है। सही, लेकिन उसके लिए हिंदू दुश्मनी और हिंदुस्तान से दुश्मनी जो है ना वो छोड़नी पड़ेगी। वो वो छोड़नी जो पड़ेगी। वो जो नफरत का आंसर है ना वो खत्म करना होगा। उसने हमें क्या दिया है? चले हम पाकिस्तान से, और पाकिस्तान यही सोच ले, हम पाकिस्तानी ये सोच लें, हमें इस नफरत ने दिया क्या है? हाँ, हम सिवाय बहकर जंगों गए। के सिवाय जंगों के और कुछ नहीं दिया है। और ये जंगे जंगे उन्होंने तबाही की होगी ना। हम्म, कुछ कुछ फायदा हमारी, कुछ सोशल को डेवलपमेंट तो नहीं की थी जंगों ने ना। बहुत खूब। जंगों में हम गंवाया ना। जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे फाइनेंशियल, वो जाया हो गए, उनको आग लग गई। तो बात यह है, जंगों से तो कोई कौमें ना बढ़ती हैं ना ना चलती हैं। तो हमें आज भी इसे सोच लेना चाहिए कि भाई कब तक ये नफरत और ये दुश्मनी, कब तक, और बहाने ढूंढ ढूंढ के। हम्म, मेरा मसला ये है कि यार हमने कश्मीर का जो लफ्ज है ना, अगर पाकिस्तानी साइड से कश्मीर का लफ्ज बोला जाता है, सबसे पहले कश्मीर हमें इंडिया दे, फिर बात होगी। अब इसका सरीयन खुल्लम खुले मानी ये होते हैं कि हमने आपसे दुश्मनी को कायम दायम रखना है, और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ना कश्मीर कभी मिलना है, ना हम बाई फोर्स ले सकते हैं, ना इंडिया कभी प्लेट पे रख के हमें देगा। क्यों देगा भाई? हम्म। सही है। तो एक नफरत के जो हमने जरिए बना रखे हैं, ये सारे, ये में हिंदुत्व, हिंदू फनेटिसिज्म, कश्मीर, ये असल में नफरत को सस्टेन करने के लिए ना हमने ये चीजें रखी, बेस रखी हुई है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं अरशद साहब। उम्मीद करता हूँ कि आपकी इन तमाम बातों को, कड़वी मगर सच्ची बातों को, पाकिस्तान का जो लिबरल तबका है, वो ज़रा गौर से देखे, सुने और इस पे कोई गौर व फ़िक्र करे कि आपने फैक्ट्स के ऊपर बात की है और 1000 साल की तारीख को आपने 1 घंटे में सम अप कर दिया। इससे बड़ी खूबसूरत बात हो नहीं सकती। तो आज आपने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर किसी मौज़ू पर बात होगी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।